अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद है इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर तुफैल जोकियों के साथ, जो कि एनईडी यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर हैं। सर, मैं इंजीनियर बख्तावर इंजीनियरिंग पल्स और लॉजिक सोल्यूशन की तरफ से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपने मसरूफ लम्हात में से कुछ वक्त हमारे लिए मुख्तस किया। थैंक यू वेरी मच। खुश आमदीद एट एनईडी यूनिवर्सिटी। सर, तो कुछ अपने बारे में बताइए, अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताइए, अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड और यहाँ तक की जो आपकी जर्नी है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ तशरीफ लाए और इस सेशन का इनेकाद किया। एक्चुअली मेरा ताल्लुक कराची ही से है एंड आई वुड से कराची के सबब से है और पीले स्कूलों से पढ़ के आए हैं हम लोग और फिर एनईडी यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैक इन 1990। उसके बाद मैं यूके चला गया था, वहाँ पर मैंने मास्टर्स किया एंड देन उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया पीएचडी में। फिर ईयर 1999 में वापस आ गया था एंड देन आई हैड माय अपॉइंटमेंट इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया एज एन एसोसिएट प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और उसी साल हमारा इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश हुआ था, तो मेरा ट्रांसफर वहाँ पर किया गया था एज एन एसोसिएट प्रोफेसर अगेन। देन एवेंचुअली मैं प्रोफेसर बन गया और देन फिर सफ़र चलता रहा, मैं चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट बन गया, फिर आगे चल के मैं डीन ऑफ फैकल्टी बन गया और फिर ईयर 2017 में आई वाज अपॉइंटेड एज ए प्रो वाइस चांसलर फॉर 4 years, जो कि ऑब्वियसली 2021 में इसका अख्ताम हुआ। फिर मुझे सेकेंड टेन्योर मिला फॉर अनदर 4 years एज ए प्रो वाइस चांसलर। तो ये सेकेंड टेन्योर मेरा प्रो वाइस चांसलर का चल रहा है, जो कि जुलाई 2025 में एंड हो जाएगा। सर, आपका मैकेनिकल का बैकग्राउंड है, आपकी इतनी जबरदस्त आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड है, तो आपने टीचिंग को क्यों प्रेफर किया? आपकी क्या मोटिवेशन थी टीचिंग को चूज करने के हवाले से? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक्चुअली मेरे शुरू से इंटेंशन सच नहीं थे। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं पैदा होती टीचर बनना चाह रहा था। एक्चुअली मेरा जो पर्पस था या मेरे इंटेंशंस थे वो इंडस्ट्री को सर्व करना था और इंडस्ट्री ही में जाना था। लेकिन चूंकि जब मैं पीएचडी करके आया था यहाँ पर, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को मैंने अप्रोच किया, तो जो मुझे फीडबैक इंडस्ट्री से मिला वो ये मिला कि भी पीएचडी आप करके आए हैं तो यहाँ पर इंडस्ट्री में कोई रिसर्च नहीं होता, हम आपको अपॉइंट करेंगे एज ए फ्रेश इंजीनियर। सो इट वाज काइंड ऑफ समथिंग जो कि मुझे ऑब्वियसली एक्सेप्टेबल नहीं था। तो लिहाजा मुझे दोस्तों ने मशवरा किया कि आप जरा सा कुछ टाइम यूनिवर्सिटी में स्पेंड करें। चूंकि मैं एनईडी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था तो मैंने प्रेफर किया कि यहाँ पर मैं अप्रोच करूँ और कुछ टाइम स्पेंड कर लूँ और मेरी इंटेंशन थी कि मैं 6 महीने सेमेस्टर 1 साल गुजार लूँ यहाँ पर। तो उस वक्त के वाइस चांसलर जो इंतकाल कर गए अबुल कलाम साहब, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी को अपलिफ्ट करने में, तो उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और उनसे मैंने डिस्कस किया और उन्होंने मुझे ऑफर किया एज एन एसोसिएट प्रोफेसर। और अगेन मेरा इंटेंशन ये था कि मैं इस सेमेस्टर या 1 साल गुजारूंगा यहाँ पर, लेकिन ऑब्वियसली वो माहौल इतना अच्छा था उस वक्त और पसंद आया तो कंटिन्यू किया और मुझे तकरीबन 24 साल हो गए यहाँ पर सर्व करते हुए। सर, आपने अभी खुद कहा कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी। इसी तरह मैं देखती हूँ कि हमारी जनरेशन में या उससे पहले की भी जनरेशन में टीचिंग प्रोफेशन की तरफ जाने की लोगों की इंटेंशन नहीं होती। वो मतलब जैसे मतलब एक स्टूडेंट जो है वो ये एस्पायर नहीं करता कि हम टीचर बने, तो ऐसा क्यों होता है? देखें, 2 लेवल्स पे आप इसको करेंगे, एक प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल और एक टर्शरी लेवल पे करने। जहाँ तक टर्शरी लेवल जिसमें यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, उसमें मैं ये कहूँगा कि द टाइम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, उस वक्त बिल्कुल यही सिचुएशन थी कि लोग प्रेफर नहीं करते सवाए उन लोगों के जिनको कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। उसकी सिंपल रीज़न ये थी कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी में वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती थी और वो कहते हैं ना एक उस तरीके से उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता था इन टर्म्स ऑफ सैलरी, इन टर्म्स ऑफ बाकी जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं होती थी और लोग प्रेफर करते थे सीएसएस कर लें या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाएं, गवर्नमेंट जॉब में चले जाएं, क्योंकि वहाँ पर उनको बेनिफिट ज़्यादा मिलते थे और यहाँ पर उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। लेकिन जब हायर एजुकेशन कमीशन बढ़ी 2002 में, उसके बाद जो फंडिंग हुई यूनिवर्सिटीज़ को, उसके बाद जो रिसर्च को प्रमोट किया गया और बाकी चीज़ें आ गई, तो खुद ब खुद सिस्टम बिल्कुल सिनारियो चेंज हो गया और लोगों ने फिर शौकाना
ये शौक हो कि आप यूनिवर्सिटीज में आए। तो अब सिचुएशन ये है कि लोग प्रेफर करते हैं यूनिवर्सिटीज में आने के लिए, क्योंकि सिनेरियो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गया। पहली बात, जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल की आप बात करें या कॉलेज की बात करें, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा ही है कि लीस्ट प्रेफरेंस जॉब वही होता है, कहीं किसी को जॉब नहीं मिलता। सवाल ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इंटरेस्ट पे आ जाते हैं, लेकिन जिनको जॉब नहीं मिलता वो प्रेफर करते हैं कम से कम स्कूल में। और इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं, ये कॉलेजेस हैं, उनके हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यही स्कूल थे, यही कॉलेजेस थे जहाँ पे बड़े बड़े नामी गिरामी उस्ताद असातिज़ा कराम थे। हमने खुद इन स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था। आई कैन रिकॉल वो एक टाइम था जिसमें सरकारी स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में मेरिट ज्यादा होता था जाने में, प्राइवेट स्कूल में आपको मिल जाती थी एडमिशन। अब उल्टा हो गया, उसकी वजह है कि स्कूल्स की हमारे जो एक पैटर्नेज है वो खत्म हो गई है, जो कि एक डिजास्टर्स सिचुएशन है। और यही सिचुएशन उस वक्त हमें फेस होती है जब हम इंडक्ट करते हैं बच्चों को यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। तो हमारे पास जो बच्चे आते हैं, जो इंटेक होता है, मोस्टली, नॉट 100%, मोस्टली बहुत पुअर क्वालिटी के होते हैं। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारा एक फिल्टरिंग मैकेनिज्म है एंट्री टेस्ट का, उसको थ्रू करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे फर्स्ट ईयर में इतने प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। उसकी वजह है कि इनकी जो बेसिक जो बैकग्राउंड है वो इतना स्ट्रांग नहीं, सवा इसके जो अच्छे स्कूलों से पढ़ के आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल से जो आते हैं उनके, आई एम सॉरी टू से, अच्छा बैकग्राउंड नहीं होता, जिसकी वजह से उनको काफी परेशानी होती है। तो हैविंग सेड दैट, ये प्रॉब्लम्स हैं। अल्लाह करे गवर्नमेंट जरा तवज्जो दे इन स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, कि क्वालिटी जरा से इम्प्रूव हो जाए। सर, आप अपनी ज़िंदगी के कोई बेहतरीन टीचर्स के बारे में बताएँ जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया, क्योंकि हर स्टूडेंट की ज़िंदगी में टीचर इस तरह के होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, जिनको जो हमारे मेंटोर होते हैं। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करें देखें, हमारे ऐसे लिए। शख्सियत बहुत सारे, अब इसलिए कुछ का नाम लेना, बाकियों का नाम लेने को बी अनफेयर, लेकिन आई स्टार्ट फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल। अगेन पीले स्कूल से पढ़ के आए, तो प्राइमरी स्कूल में हमारे सर सलमान साहब थे, सलमान शाह साहब। ही वॉज अ ग्रेट टीचर। उन्होंने काफी हमें इंस्पायर किया। द ओनली रीजन वॉज उन्होंने कभी पढ़ाया नहीं था, लेकिन डिसिप्लिन के वो पीक पे थे। और उन्हीं के डिसिप्लिन जो उन्होंने स्कूल में किया हुआ था, जिसकी वजह से एजुकेशन की हाई लेवल की। आगे चले हम, सेकेंडरी स्कूल में मैंने पढ़ा था। सेकेंडरी स्कूल में भी अगेन हमारे टीचर्स होते थे, शफी मोहम्मद जलबानी साहब हमारे हेडमास्टर थे, डिसिप्लिन टॉप लेवल के, और हमें पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। और उनके डिसिप्लिन की वजह से स्कूल का पूरे लोकेलिटी में एक मयार था। बहराम मरहूम साहब थे, उन्होंने मैथमेटिक्स हमें पढ़ाया था, ग्रेट टीचर। गुलाम मुस्तफा साहब थे, ग्रेट टीचर, उन्होंने हमें पढ़ाया था। आगे चले हम कॉलेज में अब्दुल अजीज साहब थे, मौलवी अब्दुल अजीज साहब, उन्होंने हमें इस्लामिक स्टडीज पढ़ाई थी। ही वॉज अ ग्रेट टीचर। हमारे प्रिंसिपल थे बिरोही साहब, ही वॉज अ ग्रेट टीचर। तो हम जहां जहां से गुजरते हुए आए थे, तो वहां पर न सिर्फ एजुकेशन के हवाले से हमें अच्छे टीचर मिले, लेकिन हमारे जो होते थे ना प्रिंसिपल से हेडमास्टर, वो उन्होंने उस तरीके से उन इंस्टीट्यूशंस में एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन किया, डिसिप्लिन को मेंटेन किया, तो उसका हमें काफी फायदा होता। यूनिवर्सिटी में हमारे बहुत ही अच्छे टीचर है, कलाम साहब का मैंने जिक्र किया। उन्होंने, वो खैर हमारे दौर में नहीं थे जब हम स्टूडेंट थे, वो बाद में आए थे जब हम जॉब कर रहे थे। इससे पहले हमारे मुजफ्फर महमूद साहब मेरे टीचर रहे हैं। और भी काफी लोग थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था ड्यूरिंग आवर एजुकेशन। तो बहुत अच्छे टीचर थे, जिनकी वजह से मैं समझता हूँ यहाँ पर पहुंचे हैं। सर, आप हमें एनएडी यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि इस यूनिवर्सिटी का क्या विजन है, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है और बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका क्या, यानी कि मतलब एक स्पेसिफिकली आप हमें थोड़ा सा जनरली बताइए एनएडी यूनिवर्सिटी के बारे जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा। ऐसे में सबसे पहले लोगों को दो चीजें होती हैं, पता नहीं होता एनईडी का बैकग्राउंड क्या है, हिस्टोरिकल, नंबर 1। नंबर 2, उनको ये भी नहीं पता होता एनईडी किस चीज की एब्रीवेशन है, जिसकी वजह से उसको हमेशा बिगाड़ा जाता है। कभी कोई नेशनल इंजीनियरिंग कहलाता है डिपार्टमेंट का, कुछ भी कहलाता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1921 जो रूलिंग रिजीम थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे बैराज सखर में, और रिवर इंडस पे वो कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और द लोकेशन इज जो करंट हमारा सखर बैराज है। तो उनको सिविल इंजीनियर्स चाहिए थे, और पूरे हमारे रीजन में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं था जहां पर सिविल इंजीनियर प्रोड्यूस करें। जो करंट पाकिस्तान है उसमें से पंजाब यूनिवर्सिटी थी,
अगेन वो पंजाब यूनिवर्सिटी में कोई सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की डिग्री नहीं दी जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि बजाय इसके हम इंडिया से किसी और लोकेशन से हम इंजीनियर्स लेके आए। उन्होंने कहा यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाते हैं जहाँ पे सिविल इंजीनियर प्रोड्यूस किए जाए। तो उन्होंने यहाँ पर एक सिविल इंजीनियरिंग कॉलेज और इनको प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से स्टैब्लिश किया था, और उसकी एफिलिएशन की कोशिश की गई थी यूनिवर्सिटी बॉम्बे के साथ, क्योंकि सिंध बॉम्बे का पार्ट था। तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ हमने एफिलिएशन की कोशिश की। शुरू में हमें दिक्कत पेश आई यूनिवर्सिटी का। ऑफकोर्स उस वक्त जो लोग थे, पी के शाहानी साहब थे। पी के शाहानी वॉज द प्रिंसिपल ऑफ डीजे कॉलेज। वो काफी इंस्ट्रूमेंटल थे इस हवाले से। उन्होंने अप्रोच किया बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने एक लंबी लिस्ट थमा दी कि भी हम आपको एफिलिएट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास ये डिफिशियंसी है। इवेंचुअली उन साहब ने बहुत कोशिश की। तो उस वक्त हमारे गवर्नर थे, जो कमिश्नर थे कराची के, एंड देन जो साहब थे, एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, उनका भी मैं जिक्र करूंगा, उनको अपने साथ मिला लिया, और बाकी काफी एक फैमिलीज थे, उन्होंने सपोर्ट किया। फिर ये कॉलेज की बुनियाद डाली गई, और ऑब्वियसली वो प्रिंस ऑफ वेल्स के नाम से था, तो प्रिंस ऑफ वेल्स का टूर कैंसिल हो गया, तो वो नाम चेंज हो गया। देन नादिर शाह इडलजी डिंशा एक फिलंथ्रोपिस्ट थे, पारसी कम्युनिटी से उनका ताल्लुक था। वो कुछ अर्से पहले वो इंतकाल कर गए, तो उनके बेटे थे होशचंद। उन्होंने अपने अब्बा के नाम, गलत के नाम पे हमें डोनेशन थी 1,50,000 उस वक्त। उसकी वजह से कॉलेज के लेबोरेटरीज वगैरह बनाए गए थे जो हमारे ओल्ड कैंपस में बने थे। तो फिर ये उनके नाम पे नादिर शाह इडलजी डिंशा के नाम पे एस्टैब्लिश किया गया था, और एनएडी के नाम से बना था, एनएडी इंजीनियरिंग कॉलेज, बैक इन 1921। उसके बाद हमारी एफिलिएशन थी बॉम्बे यूनिवर्सिटी के साथ। फिर जाके सिंध और बॉम्बे सेपरेट हो गए थे। फिर सिंध यूनिवर्सिटी के साथ हमारी एफिलिएशन हो गई थी। उसके बाद फिर 1952 में हम कराची यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएट हो गए थे। ये कॉलेज ही चलता रहा था टिल 1976 एंड 77। फिर हमारी अपनी हम चार्टर में मिल गई थी, और फिर हम यूनिवर्सिटी बन गए थे। हमने स्टार्ट किया था सिविल इंजीनियरिंग के साथ, फिर हमने इलेक्ट्रो मैकेनिकल स्टार्ट किया था, फिर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल स्प्लिट हो गए। तो 3 डिपार्टमेंट्स से ये कॉलेज चलती रही, और फिर यूनिवर्सिटी भी 3 डिपार्टमेंट्स के साथ चलती रही। फिर जाके 1984 में हमने कंप्यूटर सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किया। कलाम साहब के आने के बाद हमने बहुत ज्यादा डिपार्टमेंट्स एक्सपेंड किए थे। अभी हमारे 35 डिग्री प्रोग्राम्स हैं अंडरग्रेड लेवल पे, जिसमें 19 इंजीनियरिंग के हैं और बाकी नॉन इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। और उसके अलावा हमारे पास 58 के करीब मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं, और 18 के करीब प्रोग्राम्स हम ऑफर कर रहे हैं पीएचडी लेवल के। सो ऑल टुगेदर मोर देन 100 हम डिग्री प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं। हमारा ये मेन कैंपस है, और सिटी कैंपस जो हमारा, जहां से हमने कॉलेज स्टार्ट किया था, दैट्स नेक्स्ट टू डीजे कॉलेज के पीछे है, वो हमारा सिटी कैंपस है। फिर हमारा एक एलईजे कैंपस है जो कि लियाकत लाइब्रेरी के पीछे है। ये लतीफ इब्राहिम जमाल साहब ने हमें डोनेट किया था, एक बिल्डिंग डोनेट की थी। वहां पर हमारा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ सिंध के सपोर्ट से हमने मिट्टी में अपना कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज स्टैब्लिश किया था। पर्पज यही था कि जो क्वालिटी एजुकेशन है वो दूर दराज बच्चों का भी हक है। तो वहां पर हमने कॉलेज स्टैब्लिश किया था विद कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, और 2 साल पहले हमने सिविल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी वहां पर स्टार्ट किया था। जो फर्स्ट बैच हमने इंटैक्ट किया था 2019 में, अभी पिछले कन्वोकेशन में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन भी कर ली माशाल्लाह, फर्स्ट बैच। सो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ द यूनिवर्सिटी। सर, अभी आपने बात की एक्सपेंशन की, तो वाकई में पिछले कई सालों में इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हुई है। पहले बहुत लिमिटेड डिपार्टमेंट, लिमिटेड डिसिप्लिन से ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स मिल जाती थी, इजीली जो है ना हायर हो जाते थे इंजीनियर्स, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि इस बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम्स भी ओरिजिनेट हो गई है? देखिए, डिपेंड करता है एक्सपेंशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। हमने एक्सपेंशन की बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग द क्वालिटी। हम क्वालिटी को मेंटेन करने की भरपूर कोशिश करते हैं। यही वजह है कि हमारे एक्सपेंशन के बावजूद हमारे बच्चे जो ग्रेजुएट कर जाते हैं उनकी जॉब में कोई मसला, अल्लाह का शुक्र है, में नहीं होता, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स बाहर चली जाती है हायर एजुकेशन के लिए। जो रह जाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होती क्वालिटी जॉब सीकिंग में। हाँ, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, और कोई क्वालिटी स्पेशली अनफॉर्चुनेटली प्राइवेट सेक्टर में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। उसकी वजह है कि उनकी फंडिंग तो सेल्फ सपोर्टेड होते हैं, गवर्नमेंट की फंडिंग पब्लिक सेक्टर में बन जाती है, मिल जाती है, तो अपने लैब्स स्टैब्लिश कर पाते हैं।
तो प्राइवेट सेक्टर में कई यूनिवर्सिटीज बन गई हैं जिनकी क्वालिटी में तवज्जो नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ के ग्रेजुएट्स को प्रॉब्लम होता है। प्राइवेट सेक्टर में कई अच्छी यूनिवर्सिटीज भी हैं, वो क्वालिटी को कंप्रोमाइज नहीं करते, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र है सच कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। इसी वजह से लेकिन अगेन जो आप वाली बात है, एक लिमिट है। तो अभी हमने कोशिश की कि अभी हमने जितना एक्सपेंशन किया उसको फॉर द टाइम बीइंग रोक लें, फर्दर एक्सपेंशन ना करें, इसको कंसोलिडेट करें, देन विल कंसीडर फर्दर एक्सपेंशन। सर आप क्या समझते हैं कि एक एनआईटी के ग्रेजुएट में और एक किसी और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट में क्या डिफरेंस है? देखें, बात यह कि आई विल नॉट कमेंट ऑन टू इट, क्योंकि मैं खुद अपने प्रोडक्ट की क्या कमेंट कर लूँ। एम्प्लॉयर हैं, वो बता सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, लेकिन बहरहाल ये मैं जिक्र करूंगा कि जब भी हम फीडबैक ले लेते हैं एम्प्लॉयर से तो इट गेट गुड फीडबैक। एक और चीज़ मैं बता दूं आपको कि हमारे जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, स्पेशली उस रेफरेंस में बात करूंगा कि हमारा सारे प्रोग्राम जो हैं वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के साथ एक्रेडिटेड है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो सिग्नेटरी बन गया वाशिंगटन अकॉर्ड का, और उस हवाले से जो एक्रेडिटेशन होती थी वो दो लेवल की होती थी, लेवल 1 लेवल 2। लेवल 1 पुराना मैकेनिज्म होता था एक्रेडिटेशन का, लेवल 2 ज़्यादा स्ट्रिक्ट WA कंप्लायंस बेस्ड होता था। तो आई थिंक ये द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन द रीजन जिसके तमाम प्रोग्राम्स बाकियों के मुकाबले पहले ही सारे प्रोग्राम्स लेवल 2 में एक्रेडिट हो गए थे। अभी तो माशाल्लाह काफ़ी यूनिवर्सिटीज आ गए, तो वो सारी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हैं जिसकी वजह से वी आर फॉलोइंग देयर गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन। सो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, उसकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि जब बच्चे पास आउट करते हैं तो फिर वी आर हैविंग अ बाइंडिंग कि हम एम्प्लॉयर से फीडबैक ले लें, जो कि एक्रेडिटेशन विजिट को हमें प्रेजेंट करना होता है कि व्हाट दे मेंशन्ड अबाउट आवर ग्रेजुएट्स। तो अल्लाह का शुक्र जो फीडबैक हमें मिल रही है बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी मिल रही है, जिसके वजह से वी आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर ग्रेजुएट्स। सर पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की अगर बात की जाए तो जब आपने सर्व करना शुरू किया था एज अ प्रो वाइस चांसलर, तो उस वक्त की पीईसी में और आज की पीईसी में आप क्या तब्दीलियां महसूस करते हैं और मजीद उसकी फंक्शनिंग को कैसे बेहतर बनाया जाए? देखिए, मैं एज ए पीवीसी मेरा पर्पज ये होता है कि वाइस चांसलर जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करता हूँ। किसी डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग का मुझे रोल देते हैं तो मैं उस लिहाज से उसको फॉलो करता हूँ। तो ऐसे पीवीसी के हिसाब से मैं डायरेक्टली पीईसी के उसमें नहीं आता, लेकिन एक चीज मैं ये बता सकता हूँ आपको कि 2015 में आई वॉज इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो मैंने 2 टेन्योर उनके गवर्निंग बॉडी में सर्व किया था। और ये बता दूं कि पीईसी जब से बनी थी 77 में, उसका इतना इन्फ्लुएंशियल रोल नहीं रहा था, मतलब यूनिवर्सिटीज की मॉनिटरिंग में। लेकिन जैसे टाइम गुजरता गया को रोल जैसा स्ट्रिक्ट होता गया, और मेरे ख्याल में 2001 के बाद जैसा रोल और स्ट्रिक्ट हो गया था। लेकिन 2010 या 12 के बाद स्लोली ग्रेजुअली बढ़ता गया रोल मॉनिटरिंग की मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के हवाले से। और इवेंचुअली जब वो वाशिंगटन अकॉर्ड के सेक्रेटरी बन गए उसके बाद जो स्ट्रिक्ट इनका रोल हो गया यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि काफ़ी खुश आइंद है। हैविंग सेड दैट, एक प्रॉब्लम जो नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि जो हमारे पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है एज पर देयर एक्ट वो यूनिवर्सिटीज़ की मॉनिटरिंग करती है और जितने कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, कंसल्टेंट्स होते हैं, उनकी मॉनिटरिंग करती है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके रोल को फर्दर एक्सपैंड करना चाहिए। जितने हमारे इंडस्ट्रीज हैं, बाकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उनमें उनका कोई रोल नहीं है, तो दे शुड आल्सो कम अंडर द पर्व्यू ऑफ द पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। उससे 2 फायदे होंगे। एक तो वहां पर मॉनिटरिंग मैकेनिज्म कैसा है वो उसकी इंस्पेक्शन हो सकती है, मॉनिटरिंग हो सकती है। दूसरा, उनकी जो इंटरेक्शन विद द यूनिवर्सिटीज है वो भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें फर्दर एक्सपेंशन की जरूरत है, उनकी एक्ट में फर्दर एक्सपेंशन की जरूरत है, ताकि ये जो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी समहाउ अंडर द पर्व्यू ऑफ पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल आ सकें। सर बिल्कुल आपने सही बात की कि जो इंडस्ट्रीज की अगर बात की जाए तो इंडस्ट्रीज ये क्लेम करती हैं कि यूनिवर्सिटीज ऐसा टैलेंट नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं जो उनको चाहिए। एक ग्रेजुएट बंदा जब किसी इंडस्ट्री में जाता है तो वहां जाके उसको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए।
ऐसा नहीं होता है, ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, तो ऐसा क्यों है सर? देखिए, एक आई एम सॉरी टू से, एक मिस कॉन्सेप्ट या परसेप्शन गलत किस्म का ये है, और ये पूरे दुनिया में होता है कि यूनिवर्सिटीज का काम बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देना, बच्चों को एजुकेशन देना, नॉलेज देना, यह यूनिवर्सिटीज का काम है। ट्रेनिंग देना इंडस्ट्री का ही काम है, और कहीं भी दुनिया में नहीं होता कि भाई बच्चे फ्रॉम फर्स्ट डे ग्रेजुएट करें और उनको इंडस्ट्री में जाए और कहते हैं बेटा ये आप काम कर लें और शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। दे रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एज ए ट्रेनिंग इंजीनियर। 6 महीने साल उनको लगते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है कि भाई फर्स्ट डे आ जाए और वो जॉब पे लग जाए, ऐसा नहीं होता। जहां तक बात है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स की, यस, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि मिसाल के तौर पर हमारी इंडस्ट्री आती है, वो कहती है कि यार आपके जो बच्चे ना वो फला नॉलेज में नहीं है। दूसरी इंडस्ट्री होती है उनको फला नॉलेज नहीं आती है। तो दे शुड रियलाइज द फैक्ट कि 4 साल बच्चे हमारे पास हैं, नॉलेज जो हमें इम्पार्ट करना है उसकी एक सिलेबस है, वो हमें इम्पार्ट करना है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस कंपनी या इंडस्ट्री स्पेसिफिक ग्रेजुएट्स के लिए, एक इंडस्ट्री के लिए ये है, ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए कस्टमाइज्ड हम ग्रेजुएट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हम ऐसे ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करेंगे जिनको नॉलेज आनी चाहिए उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन की, फंडामेंटल, नंबर 1। नंबर 2 है वो हर इंडस्ट्री में जाके अपने आप को फिट कर सके। नंबर 3, वो इंटरनेशनल अरीना में जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए जाएंगे, तो दे शुड बी फिट फॉर दैट। ये हमारा पर्पस होता है। हम ये नहीं कर सकते कि कस्टमाइज ग्रेजुएट प्रोड्यूस कर सके, तो ये इंडस्ट्री को समझने की जरूरत है। दूसरी बात ये कि है ठीक है उनका एक इश्यू है, तो उसको एड्रेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉम द फर्स्ट डे हम इंडस्ट्री को अपने साथ अलाइन कर लें। जो मैंने जिक्र किया वाशिंगटन अकाउंट का, उसकी रिक्वायरमेंट है कि हर डिपार्टमेंट में, हर प्रोग्राम में एक इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड होनी चाहिए। ये मैं आपको इंटरेस्टिंग सी चीज बता दूं कि WAK से पहले ही हमने इसको इंप्लीमेंट किया था कि हमारे तमाम प्रोग्राम्स में इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड्स के मेंबर्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ इंडस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और उनके हर क्वार्टर में, साल में 4 मीटिंग्स होती हैं, जिसमें वो आके अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं और उनको हम बताते हैं कि हम क्या पढ़ाते हैं, और उनसे हम इनपुट ले लेते हैं। जिस तरीके से हम कोर्सेज को मॉडिफाई करते हैं, ट्रेनिंग भी दे देते हैं। ये एक फंडामेंटल चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, जिसके वजह से आई एम श्योर कि इंडस्ट्री के जो है ना कंसर्न्स हैं वो ओवरकम हो जाएंगे। दूसरा एक मॉडल जिसमें हम काम कर रहे हैं, जिसमें थोड़ी बहुत सक्सेस हुई है, अभी ज्यादातर नहीं हुई है, लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं, एग्री भी करते हैं। वो एक कॉन्सेप्ट हमारे वाइस चांसलर का है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं, कोई भी इंडस्ट्री आए और अपने लिहाज से कंपटीशन करे, और उसमें 1 या 2 या 3 बच्चों को वो ले ले अपने साथ, और उनको फ्रॉम द फर्स्ट ईयर अपना इंटर्नी डिक्लेयर कर दे। और ये बच्चे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में सेम बच्चे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जाएंगे। उससे फायदा ये होगा, ये छुट्टियां वहीं पर गुजारेंगे, तो बच्चों को यहाँ पर तालीम मिल रही है, वहां पर ट्रेनिंग मिल रही है। सो बाय द टाइम 4 साल के बाद जब ये ग्रेजुएट कर जाएंगे, तो वो फुली उस इंडस्ट्री के लिए सूटेबल कैंडिडेट होंगे विदाउट हैविंग फर्दर रिक्वायरमेंट ऑफ द ट्रेनिंग। तो ये हमने कॉन्सेप्ट दिया, और कई एक इंडस्ट्री ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, और कुछ बच्चे हमारे गए भी हैं वहां पर, और वो परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड। तो इस चीज को हम फर्दर एक्सपेंड कर रहे हैं। लेट्स होप इससे फर्दर जो उनके कंसर्न्स हैं वो एड्रेस हो जाएंगे इंडस्ट्री। जी सर। सर इसके अलावा आप बताइए कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं पीईसी के अलावा भी, उनकी फंक्शनिंग को और मजीद कैसे बेहतर बनाया जा सकता देखिए, हमारी रिलेवेंसी मेनली 4 बॉडी से होती है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, एक NCSE नेशनल काउंसिल ऑफ कंप्यूटिंग काउंसिल जो है, तीसरा PICAT है, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्ट एंड टाउन प्लानर्स, क्योंकि हमारे इनसे रेलेवेंट प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं। तो ये जो बाकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंप्यूटिंग काउंसिल और PICAT, उनके जो जरा से मॉनिटरिंग मैकेनिज्म आई वुड से रिलेटेड टू PEC जरा सा कम है, लेकिन वो भी अपने आप को जरा सा इम्प्रूव करें ना, अल्लाह का शुक्र है, वी आर इन कंप्लायंस विद देयर रिक्वायरमेंट्स। दूसरी जो अहम चीज है वो हमारे पास हायर एजुकेशन कमीशन है, वो सबसे ऊपर अम्ब्रेला है हमारे ऊपर। उनके अपने रिक्वायरमेंट्स हैं, उनके अपनी गाइडलाइंस है। सो आई थिंक वी आर डूइंग वेरी वेल एज फार एज HEC कंसर्न। HEC की काफी हमें सपोर्ट मिलती है हर लिहाज से। हमारे नए PC1 में वो हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली
HEC के साथ एक प्रॉब्लम हो रही है पिछले कई सालों से, बल्कि आई वुड बी मोर स्पेसिफिक 2018 से, कि इनके बजट पे काफी कटौती लगी है। और ये हमें जहन में रखना होगा कि HEC फंडिंग करती है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज की तरह हायर अमाउंट ऑफ फीस नहीं ले सकती बच्चों से। जो लिमिटेड फीस हम लेते हैं, रिमेनिंग जो फीस है सब्सिडी गवर्नमेंट से आनी ही आनी होती है। अब 2018 में HEC की जो रिकरिंग बजट है वो गवर्नमेंट ने सर्टेन अमाउंट कम की थी। उसके बाद जो कम की थी और उसको कांस्टेंट रखा थ्रू आउट द ईयर 2022 तक। 2023 में फर्दर उसको रिड्यूस किया गया। अब HEC कैसे सर्वाइव करेगी और कैसे फंडिंग करेगी? तो जब तक HEC की फंडिंग नहीं आती गवर्नमेंट की तरफ से, HEC आगे फंडिंग नहीं दे सकती। जब HEC फंडिंग नहीं देगी तो यूनिवर्सिटी की सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। हमें गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है कि आप अपनी अर्निंग बढ़ा दें, वी आर डूइंग इट। लेकिन अभी हमारे फॉर एग्जाम्पल एनडी यूनिवर्सिटी में जो HEC की फंडिंग होती थी मोर देन 60% 55% और 60% होती थी। अभी वो फंडिंग रिड्यूस हो गई। अभी हमारे पास जो 52% फंडिंग है जो रिकरिंग है हम खुद जनरेट करते हैं अपने रेवेन्यू से। 28% गवर्नमेंट ऑफ सिंध देती है हमें। रिमेनिंग चंक जो है हायर एजुकेशन कमीशन से आती है। वी आर लकी, आई मस्ट से, कि सिंध गवर्नमेंट हमें फंडिंग करती है, रिकरिंग की ग्रांट देती है हमें। पंजाब और बाकी प्रोविंसेस में दे आर इन डीप ट्रबल। तो जब तक HEC की फंडिंग को रिस्टोर करके उनको बढ़ाया नहीं जाएगा, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज को प्रॉब्लम आती रहेंगी। वी हैव नो ऑप्शन कि हम फंड को जो बच्चों की फीस है उसको बढ़ा ही नहीं सकते। तो यही एक राय है कि गवर्नमेंट जो कंसिडर कर ले और HEC के रिकरिंग ग्रांट को बढ़ा ले। सर हम ये देख रहे हैं कि अब जो है एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक जज्बा है वो बहुत ज़्यादा जो है बढ़ता जा रहा है। लोग जो है ना जॉब्स की से ज़्यादा इस फील्ड को चूज करना चाहते हैं। तो इसके लिए एनईडी अपने स्टूडेंट्स को किस तरह फैसिलिटेट करें? देखिए इसमें 2-3 काम हम कर रहे हैं। एक तो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हायर एजुकेशन कमीशन हमने बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाई थी फ्रॉम द बिगिनिंग। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि मुख्तलिफ कैपिटल सिटीज में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएंगे। तो हमने भी उसका इजहार किया था इंटरेस्ट का अपने, और वी आर लकी इनफ कि एक प्राइवेट पार्टी के साथ मिलकर हमने बिड किया था। एंड देन वी आर लकी कि एनडी यूनिवर्सिटी में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर बन गया। उसका पर्पज ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जाए, बच्चों को फैसिलिटेट किया जाए। तो ये इंक्यूबेशन सेंटर जो हमारा कराची में एनडी में बना है, इट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। और ये भी मैं आपको बताता हूँ जो बाइकिया भी यहीं पर हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था, यहीं से उसने वो स्टार्ट किया था। उसके बाद फिर यह है कि हमने तमाम जितने हमारा डिसिप्लिन प्रोग्राम्स हैं, जितने प्रोग्राम हैं, तमाम में हमने एंटरप्रेन्योरशिप को एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया ताकि बच्चे इस तरफ भी सोचें। तो दैट्स अ सक्सेसफुल मॉडल। सेकेंडली अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान IT मिनिस्ट्री के साथ हमने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें हम लोग यहाँ पर एक अपार्ट फ्रॉम दैट नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर गेमिंग एंड एनिमेशन सेंटर भी हम स्टैब्लिश कर रहे हैं। उसका भी काम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। हमने एक ये जो गेमिंग एनिमेशन है उसमें काफी पोटेंशियल है क्योंकि जो IT जो एक्सपोर्ट है उसमें जो मेजर चंक है वर्ल्ड वाइड वो गेमिंग और एनिमेशन पे। तो गवर्नमेंट की एक अच्छी सोच है कि उन्होंने एक बनाया हुआ है। तो 2 सेंटर से लोग बना रहे हैं, एक लाहौर में UAT लाहौर में बना रहे हैं और एक ND में उनको सेलेक्ट किया गया। तो वो सेंटर्स बन जाएंगे तो उसमें भी काफी मेरे ख्याल में बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ और अपने एंटरप्रेन्योरल स्किल्स को बढ़ाने के बारे से। सर स्टूडेंट वेलबींग के लिए एनईडी किस तरह एफर्ट्स कर रही है, क्योंकि ये भी बहुत एक जरूरी फैक्टर है अदर देन एकेडमिक। स्टूडेंट वेलबींग के बारे में बताइए। देखिए स्टूडेंट्स की वेलबींग के हवाले से जब आप पूछें तो इसमें कई फैक्टर्स आ जाती हैं। सबसे पहला तो यह है कि वेलबींग में तो क्वालिटी एजुकेशन भी आ जाती है जो कि उनका राइट है और हम कोशिश करते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल जाए, नंबर 1। नंबर 2 इज कि उनको अपॉर्चुनिटीज मिल जाए फॉर को करिकुलर एक्स्ट्रा करिकुलर। हमारे जितने जो प्रोग्राम्स हैं उसमें तमाम इंटरनेशनल जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं उनके स्टूडेंट चैप्टर्स हमने एस्टेब्लिश किए जहां भी ये बच्चे अपनी एक्टिविटीज वगैरह करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे कंट्रोल स्टूडेंट ऑफिस है
उसकी भी कई सोसाइटीज़ हैं जिसमें बच्चे अपने टैलेंट को शो करते हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ हैं जिसमें बच्चे अपना एक्टिविटीज़ करते रहते हैं और एक प्लेटफॉर्म उनको मुहैया किया जाता है ताकि वो बच्चों की जो ग्रूमिंग हो सके। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बता दूं कि आई थिंक वी आर द ओनली यूनिवर्सिटी जहाँ पे जो स्पेशल बच्चे हैं उनको हमने एडमिशन दी है इंजीनियरिंग में। नॉन इंजीनियरिंग तो होंगे, इंजीनियरिंग में अभी रिसेंटली हमने 3-4 बच्चों को एडमिशन दी है कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में। दे आर डूइंग गुड, क्योंकि अल्लाह ताला जब एक चीज़ में डेफिशिएंसी नहीं कहेंगे, एक शॉर्टफॉल होती है बच्चे में, तो उनके और टैलेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने बच्चों को एडमिशन दी है, स्पेशल बच्चों को कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम में। तो दिस इज समथिंग दैट वी आर डूइंग। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑफ कोर्स जो बाकी जो जितने रिक्वायरमेंट होते हैं स्पेशल बच्चों के वो इंश्योर करते हैं कि वो हो। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारे जो एनडी यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री रही है, ज़्यादातर बच्चे जो है वो जो आते हैं वो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, उनके पेरेंट्स लो इनकम ग्रुप के होते हैं। तो हमारे स्कॉलरशिप का काफ़ी रुझान है और स्कॉलरशिप में वी आर लकी इनफ कि हमारे जितने अलमनाइज हैं वो हमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप देते हैं। लास्ट ईयर ओनली हमने 227 मिलियन रुपीस यानी कि 27.7 करोड़ की हमने स्कॉलरशिप दी है बच्चों को। इसमें ऑब्वियसली हायर एजुकेशन कमीशन का रोल है, फिलैंथ्रोपिस्ट का है, लेकिन मेजर चंक जो हमारा आता है वो हमारे एलमनाई से आता है जो कि नॉर्थ अमेरिका और मुख्तलिफ कंट्रीज में वो सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनको ट्रस्ट है, वो हमें सपोर्ट करते हैं और हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं जो नीडी बच्चे होते हैं। तो इससे कई बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एक मौका मिल जाता है पढ़ने का। सर हम देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो एनईडी जो है ना अदर देन इंजीनियरिंग में भी और अदर देन इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, नॉन इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें एआई को किस तरह जो है ना इनकॉर्पोरेट कर रही है। ये बिल्कुल एक सही बात आपने की है और तवज्जो तलब बात है वो से। तकरीबन 7-8 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेंगे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो कि इस तरह के फोकस्ड एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो उस वक्त उन्होंने 4 मुख्तलिफ डिसिप्लिन्स एरियाज में लैब्स या सेंटर्स खोलने का ऐलान किया और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने उस पर बिल्ड किया था एंड वी वर द अमंग दोज यूनिवर्सिटीज जिसमें हमने बिल्ड किया था। तो लकीली हमारे पास 4 सेंटर्स सक्सेसफुली हमने विन किए। उसमें एआई इज़ वन ऑफ देम, मतलब उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, डाटा एनालिटिक्स भी, रोबोटिक्स, ये सेंटर्स हैं जो हमने विन किए। 4 सेंटर्स को हमने इस्टेब्लिश किए। तो एआई इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब इन आवर यूनिवर्सिटी जो सेंटर बना हुआ है। लेकिन हैविंग सेड दैट वो इतना अच्छा इंडस्ट्री के साथ उन्होंने रिलेशन क्रिएट किया, जनरेट किया, क्योंकि इन सेंटर्स की एक रिक्वायरमेंट ये थी कि आफ्टर 4 और 5 ईयर्स दे वुड बिकम सेल्फ सस्टेनेबल, फिर गवर्नमेंट की ग्रांट खत्म हो जाएगी। तो लिहाजा फ्रॉम द फर्स्ट डे हमने स्टार्ट किया था कि हम इंडस्ट्री के साथ अलाइन हो जाएं और हम खुद अपनी फंडिंग जनरेट करें। तो अल्लाह का शुक्र है ये टारगेट हमने अचीव कर दिया एआई वगैरह के हवाले से। तो एक तो वो सेंटर्स माशाल्लाह सक्सेसफुली रन कर रहे हैं। दूसरा, हमने 2 साल पहले कंप्यूटर साइंस में एक स्पेशलाइजेशन एआई का भी स्टैब्लिश किया, क्योंकि हमें पता है कि इसकी काफ़ी डिमांड है। तो वो हमने कंप्यूटर साइंस में स्टैब्लिश किया एंड इट्स गिविंग अ गुड रिजल्ट और काफ़ी रुझान भी बच्चों का उस तरफ है। तो द प्रोग्राम इज रनिंग एट हाई पीक। थर्ड थिंग विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वर्थ मैंशनिंग इज कि क्योंकि एआई इज़ नॉट लिमिटेड फॉर कंप्यूटर साइंस, एआई की यूज़ हर जगह पे है। अभी जैसे आपको पता है चैट जीपीटी ने धमाका किया हुआ हर जगह पे। तो अब हमने एक स्लोली ग्रेजुअली ये कर रहे हैं कि तमाम जो प्रोग्राम्स हैं, स्टार्ट किए हमने इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें एक सब्जेक्ट डाला हुआ है एआई का। अभी हमने पिछले साल 2 साल पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम में ऐड किया, फिर हमने इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ऐड किया, सिविल में ऐड किया। तो पर्पज़ यही है कि एआई को हर एक प्रोग्राम में ऐड करें, क्योंकि बगैर इसके सर्वाइवल नहीं है और उसको एज ए टूल के तौर पर यूज किया जाता है। So this is something that we are doing to integrate AI in all engineering and non-engineering programs as well. सर रिसर्च और इनोवेशन को मजीद प्रमोट करने के लिए एनईडी क्या है? देखें, रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए आई डू नॉट हैव द फिगर्स राइट नाउ, लेकिन हमारे वेबसाइट पे आपको हमारा जो एनुअल रिपोर्ट है इसमें आपको मिल जाएगा। लेकिन इट इज़ वेरी इंकरेजिंग फिगर, और जो फिगर्स हैं उसकी मेन वजह यह है कि हम लोग
हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं वो मुख्तलिफ रिसर्च के कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेते हैं एंड दे सिक्योर गुड अमाउंट ऑफ फंडिंग नॉट ओनली फ्रॉम विद इन द कंट्री फ्रॉम अब्रॉड एज वेल। हमारे मुख्तलिफ इंटरनेशनल जो फंडिंग एजेंसीज हैं रिसर्च के हवाले से उसमें हमारे काफ़ी फंडिंग हमें मिलती है मुख्तलिफ फैकल्टी को। इसमें यूरोपियन एरास्मस के भी प्रोजेक्ट्स हैं, अमेरिकन कुछ फंडिंग एजेंसीज हैं उनकी फंडिंग है। तो ये मुख्तलिफ जो हम पेंट करते हैं R&D प्रोजेक्ट्स जो कि एक सपोर्ट मिलती है एक इंटरनेशनल फंडिंग, तो उसमें काफ़ी कुछ हमारे फैकल्टी इंगेज हैं वो कर रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट एक चीज़ मैं और भी बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी का अपनी भी एक R&D फंड बना हुआ है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। उससे भी हम जितने PhDs होते हैं हमारे पास एनरोल होते हैं स्कॉलर्स, उनको एज ए सीड मनी 1 मिलियन पर स्कॉलर हमको दे देते हैं ताकि वो अपने रिसर्च एक्टिविटीज़ को कोई रिक्वायरमेंट है प्रोक्योरमेंट वगैरह के हवाले से वो कर सकें। नंबर 1। नंबर 2 इज कि जितने PhD स्कॉलर्स हैं उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि वो अगर एज ए टीचिंग असिस्टेंट यहाँ पर आ जाए, कहीं इंगेज हो जाए, तो उनकी ट्यूशन फी जो होती है PhD की वो भी हम यूनिवर्सिटी रिसर्च फंड से उनको दे देती है। तो जितने हद तक हो सकता है हम उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं। फर्दर मोर हमारी फैकल्टी अगर अच्छे जर्नल्स में पब्लिश करती है तो उसको भी हम अवार्ड दे देते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इस हवाले से कि हमारा एक अलमनाई ग्रुप है सदर्न कैलिफोर्निया में, वो अवार्ड मनी अनाउंस देती है हमारे फैकल्टी को कि जितना अच्छा पब्लिश करते हैं तो वो उनको अवार्ड मनी और सर्टिफिकेट दे देती है। तो ये तमाम चीज़ें इंकरेज करती हैं हमारे फैकल्टी को। इसके वजह से अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो रिसर्च पोर्टफोलियो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही अच्छा है। सर आपका जो ये टेन्योर है, कोई इसमें ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन जो आपने फेस की हो और किस तरह आपने उसको जो है ना कोप अप किया उस सिचुएशन से? देखिए मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बता दूं कि मुझे कोई चैलेंजिंग सिचुएशन फेस नहीं हुई। उसकी मेन 2 रीजंस हैं। देखिए प्रो वाइस चांसलर का जो इंटरेक्शन होता है ना वो वाइस चांसलर के साथ होता है और कोलीग्स एंड सबऑर्डिनेट्स के साथ होता है। जहाँ तक वाइस चांसलर का ताल्लुक है तो वाइस चांसलर मेरे कोलीग रहे, मेरे सीनियर रहे फ्रॉम द बिगिनिंग। जब मैंने ज्वाइन किया उस वक्त से मेरा उनके साथ इंटरेक्शन रहा है। वो पहले प्रोफेसर थे, फिर चेयरमैन ऑफ द सिविल बन गए, फिर डीन ऑफ सिविल बन गए। तो हमारी एक कहना चाहिए ना कि एक दोस्ती थी फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक अच्छी एक हार्मनी हमारे दरमियान, एक सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि अल्लाह का शुक्र है उस हवाले से उनका लेवल ऑफ ट्रस्ट मुझ पर बहुत ज़्यादा है, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। लोग किसी से पे ट्रस्ट नहीं करते, उसकी वजह से हमारे अंडरस्टैंडिंग की वजह से अल्लाह का शुक्र है उस क्या कहते हैं बॉर्डर पे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। जहाँ तक बाकी कोलीग्स का ताल्लुक है तो वो भी इतना रिस्पेक्ट देते हैं, देट अंडरस्टैंड कि मैं जो भी करता हूँ उनके लिए करता हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए करता हूँ, तो आई एम गेटिंग गुड सपोर्ट फ्रॉम देम एज वेल। सो एज सच मुझे कोई चैलेंज कोई नहीं हुआ। ऑन टॉप ऑफ दैट मैं ये मेंशन कर दूं कि हमने कई मुख्तलिफ चीज़ें की, कोई इनोवेशन की, सॉरी नॉट रेनोवेशन, इनोवेशन बहुत चीज़ों में सिस्टम में इंप्रूवमेंट लेके आए। उसकी वजह से और उसके उस हवाले से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिली है। जो मेरे कोलीग्स हैं या मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया क्योंकि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि जो चीज़ें मैं ला रहा हूँ, सिस्टम में इंप्रूवमेंट ला रहा हूँ, वो यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए है, लोगों की बेहतरी के लिए और हमारे अलमनाई की बेहतरी के लिए। दिस इज समथिंग दैट सर कोई मैसेज आप देना चाहें तमाम इंजीनियरिंग कम्युनिटी, हमारे रीडर्स, हमारे व्यूअर्स के लिए? देखें, एक तो मैं गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हायर एजुकेशन कमीशन इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। उनको किसी तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलनी चाहिए और उनको सपोर्ट नहीं मिलेगी, द सपोर्ट वुड नॉट ट्रिकल डाउन टू द यूनिवर्सिटीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नंबर 1। नंबर 2 इज पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, लेकिन मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को फर्दर इंप्रूव कर ले, स्पेशली जो ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि कंप्रोमाइज कर रही हैं क्वालिटी एजुकेशन को, उसको ज़रा वो देख लें। जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनसे मैं ये मेरी सजेशन होगी ऑब्वियसली कि एक दुनिया में हर जगह पे होता है अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। कोई अपने आप को ये नहीं समझता कि अक्ल कुल है, नई टेक्नोलॉजी आती है, नई चीज़ें आती हैं। तो ये इंजीनियर्स से मेरी सजेशन होगी कि हर वक्त अपने प्रोफेशनल डेवलपमेंट करते रहें। मुख्तलिफ रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में
प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, पीएससी के अंडर अम्ब्रेला होती है, वो अपने आप को इम्प्रूव करें, नए टेक्नोलॉजीज में अपने आप को रजिस्टर करें और ये नॉलेज गेन करें कि दुनिया में क्या हो रहा है। दैट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट। चौथी चीज ये कि इन्हीं सीनियर इंजीनियर से मैं कहूँगा कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आते हैं उनको सपोर्ट करें, क्योंकि ये एक्सपेक्ट नहीं करें कि वो मतलब इतने उनके पास नॉलेज होगा कि वो डायरेक्टली इंडस्ट्री में अपने आप को फिट कर सके। तो जितना उनको सपोर्ट कर सके वो बहुत अच्छा होगा हमारे नए इंजीनियर्स के लिए। उनको इनकरेज करें, दैट्स वेरी मच इम्पोर्टेंट। Thank you so much, sir. It was nice talking to you. Thank I'm you very glad to much. know about you. Thank you very much. It's all my pleasure.